हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टर्नबल रिपोर्ट तक देख लिया था एंड वी वर अबाउट टू स्टार्ट मेनर्स रिव्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसको भी हम कोशिश करते हैं समझने की ये क्या बोलता है। देखिए ये क्या बोल रहा है, ऑल मेनर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन यूके आर रिव्यू पब्लिश इन 2001। तो ये जो है 2001 के अंदर पब्लिश हुआ था, ये जो रिव्यू रिपोर्ट थी ये 2001 के अंदर पब्लिश हुई थी इन 2001, वाज कमीशन बाय द गवर्नमेंट टू कंसीडर, क्यों गवर्नमेंट ने करवाई थी, टू कंसीडर वेदर देयर वर फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन की कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, डिस्टॉर्टिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को जो भी इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। The analysis contained in the report pointed to a number of problems. अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आई विद द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर यूज बाय द वेरियस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे थे, जिन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए वो अपना डिसीजन ले रहे थे। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज हुई थी उसके अंदर। देन आती है हिग्स रिपोर्ट। हिग्स रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सर डेरेक हिग्स वाज कमीशन बाय द यूके गवर्नमेंट टू रिव्यू द रोल्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमेटी। तो ये किसके लिए था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस ऑडिट कमेटी के लिए था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हिग्स रिपोर्ट। अब यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर, क्या ये जो रिपोर्ट होती है क्या प्रपोज करती है कि क्या चीज़ करनी चाहिए। ये बोलती है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ बोर्ड, जितना बोर्ड है ना उसके अंदर कम से कम तो आधा बोर्ड है, चेयर को हटा दो, जो चेयरमैन है उसको हटा दो, बी कंप्राइज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की आधे लोग जो है ना वो कम से कम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, दैट द नॉन एग्जीक्यूटिव शुड at least meet once in a year in isolation to discuss company performance। और ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव है ना जितने भी, इनको साल में कम से कम एक बार ही मिलना चाहिए आइसोलेशन में, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ना हो और वो वहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें। तो दो सजेशंस हो गए इनके। देन थर्ड सजेशन आता है कि जो अ सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बी नॉमिनेटेड, कि एक सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉमिनेट होना चाहिए एंड मेड अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स टू एक्सप्रेस एनी कंसर्न। और वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो अवेलेबल हो किस चीज़ के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, उनको अपने कंसर्न्स शो कर पाए, मतलब शेयर होल्डर्स इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपने कंसर्न शो कर पाए। एंड देन फोर्थ जो सजेशन दिया था, प्रपोज किया था, वो क्या किया था, जो पोटेंशियल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो सेटिस्फाई करें अपने आप को दैट दे possess द नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड टाइम टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज विद ड्यू डिलीजेंस। वो अपने आप को इस चीज़ से सेटिस्फाई करें कि उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, टाइम है, कि वो अपनी ड्यूटीज़ को है जो है ड्यू डिलीजेंस से कर पाए। तो ये चीज़ें जो है हिग्स रिपोर्ट में ये चार सजेशंस प्रपोज किए थे एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, इनको याद कर लेना अच्छे से। चलो 2003 के अंदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल पब्लिश्ड स्मिथ रिपोर्ट गाइडेंस ऑन ऑडिट कमेटी। तो यहाँ पे ये गाइडेंस ऑन ऑडिट कमेटी की स्मिथ रिपोर्ट आई थी। द टाइसन रिपोर्ट ऑन द रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमीशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और ये टाइसन रिपोर्ट आई थी और एक आई थी स्मिथ रिपोर्ट। ठीक है, दो रिपोर्ट आई थी, तो ये कोई इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। देन 2009 के अंदर आते हैं वॉकर रिव्यू ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन यूके बैंकिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पे वॉकर्स का रिव्यू शो हो रहा है कि कैसा है, उन्होंने क्या बताया यूके बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ रिव्यू वाज ऑन बैंक्स। तो इनका क्या मेन फोकस था, बैंक्स के ऊपर फोकस था। बट मैनी टाइम्स ऑफ द issues arising and associated conclusions and recommendations are relevant if a lesser degree for other major financial institutions such as life insurance companies। The terms of reference are as follows। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या रेफर किया था, to examine corporate governance in the UK banking industry and make recommendation including the following areas। क्या क्या बोला, द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एट ब्रॉड लेवल। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट जो है ब्रॉड लेवल पे होना चाहिए, इंक्लूडिंग द इंसेंटिव्स इन रेम्यूनरेशन पॉलिसीज की जो रेम्यूनरेशन पॉलिसीज हैं, जो रेम्यूनरेशन पे की जाती है उनके अंदर इंसेंटिव्स की बात की गई है ताकि जो रिस्क है वो इफेक्टिवली मैनेज किया जाए। द बैलेंस ऑफ स्किल्स की जो स्किल्स हैं वो बैलेंस हो, एक्सपीरियंस एंड इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड ऑन द बोर्ड ऑफ यूके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस
सिंपल सी बात बोल रहा है। द इफेक्टिवनेस ऑफ बोर्ड practices and the performance of audit, risk, remuneration, and nomination committees. The role of institutional shareholders in engaging effectively with companies and monitoring of boards, and whether the UK approach is consistent with the international practices and how national and international best practice can be promulgated. तो इतनी सी बातें बोली थी, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे वॉकर रिव्यू के बारे में पूछेगा, एक बार आप इसको जस्ट रीड कर सकते हैं। देन 2011 शर्मन इंक्वायरी इज इंपॉर्टेंट। Financial Reporting Council announced the launch of inquiry led by Lord Sherman। तो यहाँ पे जो हमारी काउंसिल थी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, इसने क्या अनाउंस किया कि एक इंक्वायरी की जाएगी लॉर्ड शर्मन के द्वारा टू आइडेंटिफाई लेसन्स फॉर कंपनीज एंड ऑडिटर्स एड्रेसिंग गोइंग कंसर्न एंड लिक्विड रिस्क। तो जो भी कंपनीज हैं और ऑडिटर्स हैं जो किसको फॉलो कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न एंड लिक्विड रिस्क को, इसके लिए जो लेसन्स जो इनसे लर्न किए जाएंगे उनके लिए कमेटी बनाई गई थी, शर्मन इंक्वायरी। ठीक है। Then other stewardship code, this is important। ये क्या बोलता है, द यूके stewardship code traces its origin to the responsibilities of institutional shareholders and agents, statement of principles। ठीक है, इसके अंदर ये जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी, इसके अंदर स्टूवर्डशिप कोड का ओरिजिन मिलता है। फर्स्ट पब्लिश इन 2002। तो देखो 2010 के अंदर ये कोड आ रहा है और सबसे पहली बार ये 2002 में पब्लिश हुई थी आईएससी के द्वारा, एंड वाज कन्वर्टेड टू कोड इन 2009, और 2009 में जाके इसको कोड में कन्वर्ट किया गया था। Stewardship Code aims to enhance the quality of engagement between institutional investors and companies। तो ये क्या किस चीज़ की क्वालिटी को इनहेंस कर रहा है, जो एंगेजमेंट हो रही है आईआईज यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड कंपनीज के बीच में, टू हेल्प इम्प्रूव लॉन्ग टर्म रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स, की जो शेयर होल्डर्स हैं उनको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिले, एंड एफिशिएंट एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो एफिशिएंटली एक्सरसाइज हो। Engagement includes pursuing purposeful dialogue on strategy, performance, and the engagement of risk, as well as on issues that are the immediate subject of vote at general meetings। The code is addressed in first instance to firms who manage assets on behalf of institutional shareholders such as pension funds, insurance company, ये सारे institutional investors की बात कर रहा है जो है, investment trust, other collective investment vehicles। तो इन सब की बात इसने किया है institutional investors and companies के बारे में। देन 2003-2016 की बात कर रहा है, रिवीजन ऑफ कंबाइंड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो हमने पहले कंबाइंड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखा था उसकी रिवीजन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हिग्स रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी, स्मिथ रिपोर्ट, टाइसन रिपोर्ट हमने 2003 में देखी थी ना, सर रिपोर्ट आ रही थी relating to role and effectiveness of non-executive directors, audit committees and recruitment and development of non-executive directors। इन सब के बारे में बात हो रही थी, इन तीनों लोगों के बारे में। प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर रिवाइज कंबाइंड कोड इन 2003। तो यहाँ पे ये जो है रिकमेंडेशन क्या कर रही थी कि अब ये जो कोड है इसको रिवाइज किया जाए। जो कोड है उसको फर्दर रिवाइज किया गया 2006 में आफ्टर 2 कंसल्टेशन एक्सरसाइज। Then changes reflecting new European Union requirement relating to audit committee and corporate governance statement catered through the revision in 2008। Then again 2008 में revision हुआ। Then in 2010 the code was further revised for change and included a revised format to give clear advice on board composition। अब यहाँ पे board composition के बारे में अच्छे से advice की गई, that all the FTSE 350 directors बी पुट फॉरवर्ड फॉर री इलेक्शन एवरी ईयर, कि जितने भी FTSE 350 के डायरेक्टर्स होंगे उनको उनका री इलेक्शन हुआ करेगा हर एक साल। एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्टिंग प्रोविजंस, और जो रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्टिंग प्रोविजन को इम्प्रूव किया गया। तो ये जो है 2010 के रिवीजन के अंदर। देन उसके बाद 2012 के अंदर फिर से रिवीजन हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ, इंक्लूडेड बेटर रिपोर्टिंग बाय ऑडिट कमिटीज, की ऑडिट कमेटी की बात की गई कि वो बेटर रिपोर्टिंग करे। कंफर्मेशन बाय बोर्ड दैट द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट टेकन एज अ होल आर फेयर। देन जो बोर्ड है वो क्या कंफर्म करे कि जो भी एनुअल अकाउंट्स है वो फेयर है, एनुअल रिपोर्ट एंड एनुअल अकाउंट फेयर है, बैलेंस एंड अंडरस्टैंडेबल, और साथ ही साथ वो बैलेंस है और अंडरस्टैंडेबल है। एंड द कंपनीज एक्सप्लेन एंड रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस विद देयर पॉलिसीज ऑन बोर्ड रूम डाइवर्सिटी, और कंपनी अपनी जो बोर्ड रूम डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं उनको एक्सप्लेन करें। The change in 2014 to the Corporate Governance Code were designed to strengthen the focus of companies and investors on the long-term and
सस्टेनेबिलिटी वैल्यू क्रिएशन। तो अब ये जो है 2014 के अंदर सस्टेनेबिलिटी वैल्यू क्रिएशन के ऊपर आ गई। देन 2016 में अगेन इट गेट रिवाइज। ये किस चीज़ के ऊपर था? बेस्ड ऑन कंप्लाई और एक्सप्लेन। तो ये इंपॉर्टेंट है 2016 के अंदर कि कंप्लाई और एक्सप्लेन का प्रिंसिपल आ गया कि या तो आप कंप्लाई करो, अगर नहीं करते तो एक्सप्लेन करो उसको। तो जिस इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। ठीक है। देन 2018 यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। तो आज हम यहीं तक करते हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।